अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk एंड बायोलॉजी लेक्चर। कैसे हो बच्चों, आप लोग ठीक हो? लग तो नहीं रहे, लगता है आज जो है ना ब्रेक लेने के चक्करों में हैं बच्चों। ब्रेक लेने के चक्करों में तो नहीं हो आप लोग आज? मिलनी शिलनी कोई नहीं है, मिलनी शिलनी नहीं है। चलें, तो हमारे सिर्फ 2 चैप्टर रह गए हैं। एक 2 लेक्चरों का है और एक लेक्चर का है। 3 लेक्चरों में हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो मुबारक हो बच्चों, एडवांस सिलेबस ख़त्म होने को है, हम जाने को हैं, आप जाने को हैं, एंट्री टेस्ट आने को है। क्यों बच्चों, ऐसे ही है ना? कुछ इसी की किस्म के हालात मुझे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आपका सिलेबस ख़त्म होगा जी, इंशाल्लाह। तो हमारा रह गया बच्चों बायोटेक्नोलॉजी, और हमारा रह गया है एवोल्यूशन। बायोटेक्नोलॉजी में 2 दिन लग जाएंगे और एवोल्यूशन में 2 ही टॉपिक हैं, वो 1 दिन में हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हम लोग जल्दी ख़त्म कर। बेटे आज आपका जो सिलेबस है टेस्ट का, वो आप लोगों को पता है ना, जेनेटिक्स है। ठीक है बच्चों, जेनेटिक्स अच्छा सा टेस्ट तैयार करना है ताकि आप लोगों को बाद में परेशानी ना हो। चलें बच्चों, सर कल वाले टेस्ट का सिलेबस क्या होगा? कल बेटे कौन सा रखें? कल फिर आपका एक रिवीजन टेस्ट रख दें, क्या ख्याल है? अब पार्टी हैं, अब पढ़ते हैं जी, मैं कह पार्टी कह रही। कल वाले टेस्ट का सिलेबस मैं अभी सोच के अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। बेटे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बायोटेक्नोलॉजी। तो आपको पता है मैं खुद भी बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है। मी माई सेल्फ इज़ अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट। लें जी, इसलिए मैं आपको ज़्यादा कोशिश करूँगा कि ना ही समझाऊँ, आप लोगों को खुद पता होना चाहिए। सर बहुत लंबा है और ये चैप्टर डिफ़िकल्ट भी है। नहीं बेटे, आसान ही है, ठीक है। पार्टी अस्तगफिरुल्लाह सर, बेटे पार्टी में अस्तगफिरुल्लाह कौन सी बात है? अच्छी बात है, मैं तो सिलेबस ख़त्म होने पे पार्टी का बहुत बड़ा कायल हूँ, ठीक है। पार्टी होनी चाहिए ताकि मुंह वगैरह भी थोड़ा मीठा हो जाए, ठीक है, कुछ खा पी भी लें। काइंडली इस चैप्टर को अच्छे से करेंगे जेनेटिक्स। तो बेटे मैंने कब कहा कि अच्छे से ना करें? अच्छे से ही करें, आपका टेस्ट है, मैंने तो पढ़ा दिया है। बेटे बायोटेक्नोलॉजी जो पहले थी ना, वो फर्मेंटेशन और इस तरह की चीज़ों में थी। आजकल जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, दैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आजकल जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हो रहा है, दैट इज़ क्लोनिंग ऑफ अ जीन। क्लोनिंग हो रही है, और आपको पता है क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म की भी हो सकती है, ऑर्गेनिज्म के अलावा क्लोनिंग सेल की भी हो सकती है, और क्लोनिंग जीन की भी हो सकती है। तो हमने जीन की क्लोनिंग को फोकस करना है। हमने बच्चों जीन की क्लोनिंग को फोकस करना है। सर मुझे लगा सर कह रहे हैं कि सिलेबस ख़त्म होने के बाद मैं पार्टी दूंगा। हैं बेटे, मुझे सुना नहीं आपने क्या कहा है। चलें बच्चों, अब छोड़ दें। अब आपको मैंने बताया हुआ है कि हमारा जब लेक्चर स्टार्ट हो जाए तो अपने अपने ये जो भी हैं इनको बंद कर लें। तो बच्चों जीन क्लोनिंग हम स्टार्ट करना जा रहे हैं। जीन क्लोनिंग, जीन की क्लोनिंग से मुराद है जीन्स की कॉपीज तैयार करना। क्लोनिंग का सिंपल मतलब है कॉपियाँ तैयार करना। तो क्लोनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आइडेंटिकल कॉपीज। जैसे हम लोग कॉपी करवाते हैं, रजिस्टर की कॉपी करा लेते हैं, ठीक है, बुक की कॉपी करा लेते हैं, पेज की कॉपी करा लेते हैं। ऐसे सेल की, ऑर्गेनिज्म की, जीन की भी कॉपी तैयार हो सकती है। तो जीन की क्लोनिंग बच्चों 2 तरीके से होती है। पहला तरीका है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एक तरीका ये है
ये तब चलता है जब बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ जीन्स रिक्वायर्ड हो। और दूसरा तरीका, शॉर्टकट तरीका है, क्विक तरीका है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये वही तरीका है जिससे हमारी बॉडी में पॉलीमरेज मीन डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन करता है। रेप्लिकेशन याद है ना बच्चों आपको? रेप्लिकेशन याद है तो जेनेटिकल टेस्ट दोबारा ले लें, वो पक्का हो जाएगा। अच्छा जी, दोबारा ले लेंगे। और बताएं कौन कौन इस बात से सहमत है कि जेनेटिक्स का टेस्ट कल दोबारा भी होना चाहिए? हाँ जी, कौन कौन सहमत है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हो गया हमारा, ये बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे हमारा रेप्लिकेशन का प्रोसेस था जिसमें डीएनए पॉलीमरेज इस्तेमाल हुआ था। इसको हम पीसीआर कहते हैं। ये तब इस्तेमाल होता है जब स्मॉल नंबर ऑफ जीन चाहिए हो, जब ज़्यादा जीन्स ना चाहिए हो। लेज़र नंबर ऑफ जीन्स जब रिक्वायर्ड हो तो फिर हम पीसीआर क्विक मेथड करते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। यह टेस्ट ट्यूब देखी है बच्चों आप लोगों ने? टेस्ट ट्यूब देखी है बच्चों आप लोगों ने? टेस्ट ट्यूब बच्चों, टेस्ट ट्यूब देखी है? चले बेटे एंड पे फैसला करते हैं, मैं फिर वोट करवा लूंगा कौन रिवीजन टेस्ट या क्रैक टेस्ट चाहता है और कौन जेनेटिक्स का टेस्ट दूसरी मरतबा चाहता है। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब देखी ना बच्चों आपने? उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जीन की कॉपियां करा ली, हो गई। इस तरह का काम पीसीआर कहलाता है, जिसको पॉलीमरेज रिएक्शन कहते हैं। पीसीआर शॉर्टकट में कहा जाता है। तो हमने पहले क्या स्टार्ट करना है बच्चों? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट का मतलब अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जीन बेसिकली डीएनए होती है, इसीलिए हम इसका नाम डीएनए टेक्नोलॉजी रखा हुआ है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। चलें, ये टेस्ट ट्यूब में नहीं होगा, इसके अंदर प्रॉपर आपको सारी चीज़ें चाहिए होंगी। इसमें बच्चों जेनेटिक इंजीनियरिंग इसी को ही कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें हम डीएनए इस्तेमाल करते हैं 2 डिफरेंट सोर्सेज से, जिसमें से एक डीएनए हमारा होता है जिसको हमने कॉपी करना होता है। तो सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट्स की चीज़ें याद कर लें, क्या क्या चीज़ें इसके लिए हमें चाहिए होंगी। एमसीक्यूज, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर डीएनए टेक्नोलॉजी? नंबर 1 इज योर जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये वो डीएनए का हिस्सा होता है जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं, जिसको आप फोटो स्टेट करना चाहते हैं। बेटे आपको डेली बड़ा लिखने का प्रॉब्लम होता है। आप देखें ना आपकी स्क्रीन में क्या इशू है। मेरी आदत है इतना लिखने की, अगर मैं बड़ा लिखूंगा तो मेरी प्रेजेंटेशन खराब हो जाती है। ये एमडी कैट का लेक्चर है, इसमें तो पूरा बोर्ड भरना होता है। बार बार मिटा के बायो का लेक्चर नहीं दिया जा सकता। इट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, तो आप अपने नेट को चेक करें या किसी और चीज़ को चेक करें। यहाँ पे मेरे पास जो स्क्रीन है, मैं दोबारा कंफर्म कर रहा हूँ, बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर है। ठीक है, चलें। तो अगर मैं ज़्यादा बड़ा लिखूंगा मुझे बार बार बोर्ड मिटाना पड़ेगा। ठीक है, बोर्ड बार बार मिटा के हमारा टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, जब टाइम कम रह जाएगा तो फिर हमारा सिलेबस टाइम पे कैसे पूरा हो बताएं? मैं हर बार मिटाने पे लग जाऊं। ठीक है, तो ये काम अवॉइड करने के लिए मैं इतना साइज, इससे भी छोटा मेरा तो फॉन्ट इससे भी छोटा है। चलें, जीन ऑफ इंटरेस्ट लिए हम। उसके बाद जीन को निकालने के लिए हमारे पास मॉलिक्यूलर सीजर होनी चाहिए, कैंचियाँ। अब आप कहेंगे कैंचियों से तो हम कपड़े काटते हैं। जी बिल्कुल, डीएनए या जीन को काटने के लिए आपको मॉलिक्यूलर कैंचियाँ चाहिए होंगी ताकि आप उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को काट सकें। काटने के लिए काटेंगे नहीं तो उसको कॉपी कैसे कराएंगे? उसके अलावा वेक्टर होना चाहिए, जिस वेक्टर के अंदर आप अपनी जीन को प्लेस करके एक्सप्रेशन सिस्टम में डाल सकें। तो वेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैरियर जिसको कहते हैं, वेक्टर या कैरियर, जो आपकी जीन को कैरी करके होस्ट के अंदर इंसर्ट करवा सके। डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्यों? डायरेक्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी में क्या क्यों नहीं डाल सकते? कोई बताएगा? कौन बताएगा कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को डायरेक्टली किसी में क्यों नहीं डाल सकते? बताएंगे? डीएनए इतना छोटा होता है, नजर ही नहीं आ रहा वो कहाँ जाके अटैच होगा। उसकी प्रॉपर अटैचमेंट के वेक्टर यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, शाबाश। और
जिसके अंदर हमारी जीन की कॉपी तैयार होगी, एक्सप्रेस होगी, वो होगा एक्सप्रेशन सिस्टम, जिसको हम होस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब पहला स्टेप, हाउ टू गेट अ जीन ऑफ इंटरेस्ट। जी बिल्कुल, एग्जैक्ट पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा अगर आप कैरियर नहीं यूज करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू में, हाउ टू गेट जीन। बेटे जीन कैसे हासिल करें, क्वेश्चन है, जीन कैसे हासिल करेंगे। आपने कहा जीन ऑफ इंटरेस्ट मुझे चाहिए, मुझे जीन पसंद आ गई रमीज की, रमीज की कौन सी जीन पसंद करें, कोई चीज़ है रमीज की अच्छी, नहीं रमीज को रहने दे, रमीज की कोई चीज़ अच्छी नहीं है। ठीक है, मुझे किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई एक जीन पसंद आ जाती है, इंसुलिन की जीन पसंद आ गई भाई जान के मैंने अपने मरीजों का इलाज करना है इंसुलिन की जीन से। कौन से मरीजों का इलाज इंसुलिन की जीन से होता है, डायबिटीज। डायबिटीज का इलाज करने के लिए मुझे इंसुलिन की जीन चाहिए, मैं चाहता हूं इंसुलिन की जीन की कॉपियां करा लूं ताकि मैं सबको इंसुलिन की जीन दे सकूं। तो कॉपी कराने के लिए मुझे इंसुलिन की जीन निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालूंगा बेटे, सबसे पहले तो मैं इसको निकाल सकता हूं फ्रॉम क्रोमोसोम, टू कट इट फ्रॉम क्रोमोसोम। क्रोमोसोम से कट करने के लिए मुझे चाहिए होंगे एंजाइम, और उन एंजाइम्स का नाम होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये मैं भी आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये वो स्पेशल एंजाइम है जो क्रोमोसोम में से, ये क्रोमोसोम है अगर, तो मुझे यहां से मेरी जीन कट करके दे देंगे, ये वाला एंजाइम जीन को आपको कट करके दे देगा। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि आप इसको केमिकली बना लें, टू सिंथेसाइज इन लैब, टू सिंथेसाइज इट केमिकली। अब ये सिर्फ उनको किया जा सकता है जो छोटी जीन्स होती हैं, स्मॉल जीन्स, क्योंकि जीन को उसके सीक्वेंस के मुताबिक बनाने के लिए बड़ा आपको वो करना पड़ता है, तको दो करनी पड़ती है। तो अगर उनका साइज छोटा है तो आप उसको आपको लेबोरेटरी में तैयार कर सकते हैं स्मॉल जीन्स, और तैयार कहाँ करेंगे, इन लैब तैयार कर लेंगे। सीक्वेंस पता होना चाहिए कौन सा न्यूक्लियोटाइड पहला आएगा कौन सा बाद में, ATGCC वाला, सो उसके मुताबिक आप अपने जीन, या फिर आप इसको मैसेंजर RNA से तैयार करें, टू मेक इट फ्रॉम मैसेंजर RNA। सेल में से मैसेंजर RNA लेना बड़ा आसान होता है क्योंकि वो न्यूक्लियस से बाहर होता है। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये इसका क्रोमोसोम है, इससे ये मैसेंजर RNA बना। मैसेंजर RNA आप सबको पता है बाहर आ जाता है, और इसका सीक्वेंस एग्जैक्ट जीन के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सो RNA से वापस DNA पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इससे जो DNA बनेगा दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री DNA। और यहाँ पे जो एंजाइम इस्तेमाल होगा वो जो आपने चैप्टर 5 में पढ़ा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो RNA को वापस DNA में बदल देता है। ये RNA इसी जीन का है एग्जैक्ट, इसका सीक्वेंस, इसमें वही इंफॉर्मेशन है, वही न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो जीन में थे, बस एक ही जगह, तो T की जगह U है, बाकी सारा वही है। सो इसको हम रिवर्स ले जाके, जैसे हमने रेट्रोवायरसेस में किया था, हम DNA तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या चाहिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो इस मॉलिक्यूल को कॉम्प्लीमेंट्री DNA कहेंगे बिकॉज इसका सीक्वेंस mRNA के एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री या ऑपोजिट है। तो पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे हासिल करनी है। सेकंड स्टेप मैं आपको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का क्लियर करता हूं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बेटा ये आपके DNA को कट करने के लिए होते हैं। ये फर्स्ट टाइम आए कहां से थे बेटे, दे आर द एंजाइम्स ऑफ बैक्टीरिया। फर्स्टली दे आर द एंजाइम्स इन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के एंजाइम्स हैं विच कट,
जो कट करते हैं वायरल आरएनए को। सो बच्चों यहाँ एमसीक्यूज पैदा होता है कि क्या ये वायरल डीएनए के साथ साथ बैक्टीरिया के अपने डीएनए को भी कट करेंगे या नहीं। ये बैक्टीरिया है, ये इसका अपना डीएनए है, ये बाहर से एक बैक्टीरिया इसके अंदर इंसर्ट हुआ। जब बैक्टीरिया वायरस अंदर आ गया तो इसके ये वाले जो एंजाइम है, ये वायरस के जो डीएनए पूरा एंजाइम तो पूरा वायरस तो कभी कभी आता है, आमतौर पर ये डीएनए आ जाता है। इस डीएनए को कट करने के लिए ये वाला एंजाइम इस्तेमाल होगा। सो ये एंजाइम्स क्या बैक्टीरिया के अपने डीएनए को कुछ कहेंगे? वायरस के डीएनए को तो ये कट कर रहे हैं, टोटली तबाह बर्बाद। नहीं, ये बच्चों इसलिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है ये कि ये बैक्टीरिया को कुछ नहीं कहते, ये वायरस के डीएनए को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है वायरस का डीएनए क्या सलूक करता है बैक्टीरिया के साथ? कौन बताएगा? वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के साथ क्या सलूक करता है? कोई बताएगा? जल्दी से बताओ। वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के साथ क्या सलूक करता है? हु विल टेल अस? शाबाश, जल्दी से बताएं। शाबाश, लाइटिक साइकिल आप लोगों को याद होगा, लाइसिस करा देता है। सो बैक्टीरिया अपनी हिफाजत के लिए इन एंजाइम्स को यूज करता है। ये एंजाइम्स वायरस के डीएनए को कट कर देते हैं और बैक्टीरिया की हिफाजत करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की हिफाजत करते हैं। ये इसलिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं बिकॉज ये वायरस की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। कट द वायरल डीएनए एंड रिस्ट्रिक्ट वायरल ग्रोथ। ये वायरस की ग्रोथ को रोक देते हैं और खुद की हिफाजत कर लेते हैं। ठीक है, 1970 में पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ना वो डिस्कवर हुआ था, उनके नाम आप पढ़ लें। आजकल 400 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर हो चुके हुए हैं। 400 डिस्कवर हो चुके हुए हैं सच एंजाइम्स। और ये एमसीक्यूज आएगा, इनमें से 20 जो है ना ये कॉमनली यूज होते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। ठीक है बच्चों, 400 डिस्कवर या आइसोलेट कर लिए हुए हैं। ठीक है, आइसोलेट करें, बल्कि डिस्कवर भी नहीं, हासिल कर लिए गए हैं। 400 ऐसे एंजाइम्स हासिल कर लिए गए हैं जिनमें से 20 कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एमसीक्यूज में आपको 2 टर्म्स। अब ये डीएनए को कट कैसे करते हैं? बेटा कट वाली बात ध्यान से समझनी है आपने। कट कैसे करते हैं बच्चों? ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है कि नहीं? क्या ये डीएनए है? यस और नो बताओ बेटे। ए जी टी, उसके बाद ए टी, ये डीएनए है कि नहीं? टी, और ये जी आ गया, ये सी आ गया। ठीक है बच्चों, इसके अपोजिट क्या होगा? ए के अपोजिट टी, जी के अपोजिट सी, ए के अपोजिट टी, ए के अपोजिट टी, इसके अपोजिट ए, इसके अपोजिट ए, इसके अपोजिट सी और इसके अपोजिट जी। लें बच्चों, ये आपका डीएनए का कोई ना कोई सीक्वेंस है। अब ये कट कैसे करता है चेक करें। आपने इसके ऊपर एंजाइम छोड़ा, इस एंजाइम की मैं एग्जांपल दे रहा हूं जी आपको, इको R1। ये ई कोलाई का एंजाइम है, ई कोलाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नंबर 1। ये ई कोलाई आपको पता है ना इंटेस्टाइन में मौजूद होता है हमारा बैक्टीरिया, बड़ा मशहूर है ई कोलाई। ये कहाँ से हासिल किया गया? फ्रॉम ई कोलाई। किस किस को ई कोलाई का नाम आता है? इस बैक्टीरिया से ये वाला एंजाइम बच्चों हासिल किया गया। अब ये कैसे कट करता है बच्चों? ये कट पता कैसे करता है? या तो ऐसे कर दे, सीधा सीधा कट कर दे, ऐसे। ठीक है, अगर ये सीधा सीधा बच्चों ऐसे कट कर दे तो नुकसान है। इस तरह जो आपके ये जो एंड पैदा होंगे, इस तरह के एंड्स को ब्लंट एंड्स कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? ब्लंट एंड्स। लेकिन आमतौर पर ये ऐसे कट नहीं करता, ये बाद में आप रिपीट करके बना लीजिएगा। आमतौर पे ये ऐसे कट नहीं करता, ये ऐसे खूबसूरत तरीके से कट करता है
पहले तो ये बच्चों जिस जगह पे कट लगाना होता है वो जगह तलाश करता है। वो जगह जहां पे कट लगाना होता है ना, कटिंग साइट जिसको कहते हैं, कटिंग साइट, दैट इज नोन एज रिस्ट्रिक्शन साइट। हर एंजाइम की रिस्ट्रिक्शन साइट स्पेसिफिक होती है। जैसे ये बात तो आप लोगों ने पढ़ी हुई है ना, एंजाइम अपने स्पेसिफिक रिएक्शंस को तेज करते हैं, सो स्पेसिफिक जगहों पर ही काटते हैं। सो पहले तो एंजाइम ढूंढने का भी मैंने कट कहाँ पे लगाना है, मेरी वो जगह कहाँ पे है जहां से मैंने डीएनए काटना है। जब जगह मिल जाएगी तो वो उस जगह को ऐसे कट लगाएगा। ठीक है, आप लोग मुझे बताओ बच्चों, यहां पे जी और ए के दरमियान और इधर ए और सी के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? हरी अप। ये आपको मैंने बड़ा खूबसूरत तरीके से समझाया था। विद इन द सेम स्ट्रैंड, विद इन द सेम स्ट्रैंड, ये ए एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? विद इन द सेम स्ट्रैंड एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? शाबाश, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। वो यहां से तोड़ेगा, इट विल ब्रेक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फ्रॉम हेयर। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और अपोजिट स्ट्रैंड में कौन सा बॉन्ड है? अपोजिट स्ट्रैंड जो आमने सामने है, उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। यानी ये इधर से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा, इसके सामने वाला फॉस्फोडाइस्टर नहीं तोड़ेगा। थोड़े से फासले पे, ये फासला 4 या 6 न्यूक्लियोटाइड्स का हो सकता है। सो ये साइट पूरी की पूरी रिस्ट्रिक्शन साइट कहलाएगी, वो साइट जहां पे एंजाइम ने कट लगाना है। तो इतने न्यूक्लियोटाइड्स के ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी तोड़ेगा और यहां से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो तोड़ना ही है। सो आपके बच्चों जो सीक्वेंस आएगा वो कुछ इस किस्म का आएगा, ए जी, ए के सामने टी, ये कट लगाने के बाद जी के सामने सी, फिर ये टी, फिर टी, फिर ए, फिर ए। ठीक है, ये ऐसे है, ये ऐसे है बच्चों। ठीक है, ए और ये क्या था? जी। ये दे देखे, ये इस तरह से कट लगा दिया इसने। और वो जो दूसरा हिस्सा था वो यहां आ जाएगा, दूसरा हिस्सा इधर चला जाएगा। उसमें कौन से थे बच्चों? ध्यान से देखें, पहला ए, दूसरा ए, टी, फिर टी, फिर जी, फिर जी और एंड पे सी। और सी के सामने वाला जी मौजूद है, इसके सामने वाला सी मौजूद है। ठीक है, जी और ये सी मौजूद है। हाँ जी बच्चों, कुछ समझ आया? हाँ जी, कुछ समझ आया बच्चों? ये देखें, ये कट लगाया उसने ऐसे, दिस वन। इसका फायदा क्या होगा बच्चों? सारा स्पेसिफिकली ना उसको पता होगा, लाइक इक्वलाई 5 प्राइम एंड से। बेटे एंड उंड को छोड़ दें, आप बस ये स्पेसिफिसिटी याद रखें। उसने इनको पहचाना, ए को पहचाना। सो ऐसे सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। ये जो बच्चों सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस इज नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जहां से उसने कट करना होता है वो कटिंग साइट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। उसके क्या क्या फीचर्स हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस शुड बी रिस्ट्रिक्शन साइट, ये कटिंग साइट है पहली बात। इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स 4 या 6 होंगे, 4 या 6 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। और अगली खास बात यह है कि ये अरेंज होंगे सिमेट्रिकली, मीन इनमें प्रॉपर सिमेट्री होगी, सिमेट्री होगी और ऑर्डर रिवर्स होगा। ये 4 पॉइंट्स बच्चों याद कर लो, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैंने अलग अलग से आपको पॉइंट समझा दिए, अलग अलग करके। जहां से एंजाइम करना है उस जगह की खास बात याद करवा रहा हूं आपको बच्चों, फिर कहेंगे सर ने नहीं याद कराया। वो जगह कटिंग साइट होगी, उसमें 4 या 6, ये देखें 1 2 3 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 4 ही हैं, 6 भी हो सकते हैं। सिमेट्री होनी चाहिए प्रॉपर, ए सिमेट्री है, बगैर तरतीब के नहीं है। और रिवर्स होनी चाहिए दूसरे एंड से, ए तो ए। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो मैं ये बता रहा था पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के एमसीक्यूज।
इट शुड बी अ कटिंग साइट, रिस्ट्रिक्शन साइट। यहां से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काटना है, जहां से काटना है वहां पे बच्चों 6 या 4 न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए। 4 हैं, पक्की बात है, 4 हैं। उसके बाद ये सिमेट्रिकल होने चाहिए। देखो प्रायरी सी तरतीब है, AATT एक तरतीब है, ठीक है। और इस तरतीब के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है दोनों स्ट्रैंड्स का वो ऑपोजिट है। AATT तो TTAA, AATT और ये TTAA। अब इसका फायदा क्या है कि यहां पे ये जो बॉन्ड्स हैं ये स्टिकी एंड छोड़ गए हैं, स्टिकी एंड, यहां भी स्टिकी एंड है और इधर भी स्टिकी एंड है, ये दोनों स्टिकी एंड है, ताकि ये दोबारा जोड़े तो यहां पे अच्छी तरह नया डीएनए जुड़ सके। बच्चों आप ही बता दो, अगर ये ऐसे टूटता, एक ऐसे बन जाता और एक ऐसे बन जाता, यहां पे नया डीएनए जुड़ना आसान है या इस केस में नया जुड़ना आसान है? हाँ जी बच्चों बताओगे? हाँ जी आप लोग ही बता दें, मैं नहीं फैसला करता। जब बाद में नया डीएनए जोड़ेंगे तो किस में जोड़ना आसान होगा? हाँ जी, ये ए है और ये बी है, ये एक एंजाइम ने ऐसे कट किया, एक एंजाइम ने ऐसे कट किया है। तो बताओ बच्चों किसके काटने के बाद यहां पे अगला डीएनए जब दोबारा जोड़ेंगे तो आसानी से जुड़ जाएगा? ए वाले में या बी वाले में? ए वाले के एंड स्टिकी हैं, बी वाले के ब्लंट हैं, किस में जुड़ेगा बच्चों? ए में या बी में? ऊपर वाले में। क्यों? वो लॉक लग जाएगा। क्या लग जाएगा? लॉक। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मकसद होता है लॉक लग जाए। जब दोबारा डीएनए जुड़े, एक तो उसको यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस मिल गई हैं, टी फोरन से ए को अट्रैक्ट करेगी, टी फोरन से कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को अट्रैक्ट करेगी, ये अट्रैक्ट करेगी, ये यहां भी ये वाले हाइड्रोजन बॉन्ड्स बेताब होंगे बनने के लिए, तो ये लॉक सा बन जाएगा बच्चों, लॉक सा बन जाएगा। ठीक है, इतने आसान लफ्जों में बच्चों मैंने आपको समझा दिया, ये लॉक सा। तो ए के अंदर नया डीएनए आसानी से जुड़ सकता है। सर अगर हर एंजाइम, तो वहां पर यस, हर एंजाइम का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस अलग अलग अपना अपना होता है। ये इको R1 का आपको बने बताया, ये किसका था? इको R1 का। ये किसका था? इको R1 का। ठीक है, स्टिकी एंड्स को स्टिकी कौन बनाता है? ये वाले बॉन्ड्स जो टूट गए हैं ना, ये दोबारा बनने हैं। जहां पे बॉन्ड टूट जाए, क्या उसको जल्दी नहीं होती वो दोबारा से बॉन्ड बना ले? क्यों बच्चों? जब कोई बॉन्ड टूट जाता है तो क्या वो जल्दी में नहीं होता कि वो बॉन्ड दोबारा बना ले? वो दोबारा बॉन्ड बनाने के लिए अट्रैक्टिव हो जाता है अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स के लिए। हाइड्रोजन ए टी के लिए अट्रैक्टिव है, ये वाला ए टी के लिए, ये वाला टी टी ए के लिए, ये टी ए के लिए। सो ऑपोजिट बेसिस के लिए वो अट्रैक्टिव हो गए, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं है। ठीक है बच्चों, स्टेबल होने के लिए दोबारा से वो ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए ये स्टिकी एंड कहलाएगा कि जल्दी से ये स्टिक कर ले। AATT जल्दी से TTAA को स्टिक कर लेगा अपने साथ। ठीक है, इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट बच्चों हम लोगों ने मूव करना मॉलिक्यूलर वेक्टर्स की तरफ। मॉलिक्यूलर वेक्टर बड़े मशहूर हैं। मॉलिक्यूलर वेक्टर्स जो हैं ये बहुत मशहूर है। दो तरह के मॉलिक्यूलर वेक्टर्स यूज होते हैं। नंबर 1 बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स, बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स यूज होते हैं। और नंबर 2 ये यूज होते हैं बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेज का डीएनए इस्तेमाल होता है, जिसको हम लैम्बडा फेज भी कहते हैं। लैम्बडा फेज, फेज आप सबको पता है, बैक्टीरियोफेज को कहते हैं। इन दोनों के डीएनए को वेक्टर के तौर पे यूज करना है। ठीक है जी, मैग्नेट की तरह। कैसे अट्रैक्ट करेगा चेक करें बच्चों। पहले मैं आपको बैक्टीरियल प्लाज्मिड की एग्जांपल दे दूं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दूंगा किस चीज की। अच्छा, मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए, मुझे ऐसे लिखना चाहिए ताकि आपको बना के भी दिखा सकूं, बना के भी दिखा सकूं। सो फर्स्ट वन इज बैक्टीरियल प्लाज्मिड। बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स कैसे काम करते हैं पहले ये समझ लें। और सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स दो हैं, एग्जांपल्स के तौर पे दो बैक्टीरियल प्लाज्मिड हैं। एक है पीएससी, पी फॉर प्लाज्मिड, PSC 101,
ये आगे SC जो है ना, ये उसका नाम है। इसके पास एंटीबायोटिक जीन होती है, रेजिस्टेंस जीन होती है। वेक्टर बेटे कैरियर, ठीक है सर। सीजर या वेक्टर? सीजर नहीं बेटे, सीजर हो गया, वेक्टर है। सीजर वो था ना जिसने काट दिया। PSC 101 एक एंजाइम, एक प्लाज्मिड का नाम है। इसके पास टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस जीन होती है। अब आप लोगों को बच्चों ये तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ होना चाहिए कि इनके पास कौन कौन सी जीन है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इसके पास है। दूसरा प्लाज्मिड है, दूसरी एग्जांपल है PBR 322, ये नाम है। इसके पास 2 किस्म के एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस जीन होती हैं, एक टेट्रासाइक्लिन और दूसरी एम्पीसिलिन। एम्पीसिलिन की रेजिस्टेंस जीन इसमें मौजूद होती हैं। अब ये बात तो फर्स्ट ईयर में बच्चों आपने पढ़ी थी कि ये जी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही सीजर है। ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी थी कि प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है जिनके पास इंसेक्ट रेजिस्टेंस जीन भी होती है, ड्रग रेजिस्टेंस जीन भी होती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी होती है। सो उनमें से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वाला फैक्टर हम अपने लिए फ़ायदेमंद बनाते हैं और उसके अंदर, उस DNA के अंदर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने की कोशिश करते हैं। और ये आमतौर पर बैक्टीरिया से लिए जाते हैं। कैसे लिए जाते हैं बच्चों? ये बैक्टीरिया है, ये इसका क्रोमोसोम है और ये प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है। हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले प्लाज्मिड बाहर निकाल लेंगे। प्लाज्मिड बाहर निकाल लिया, ये क्या है? वेक्टर के तौर पर हमने इसको यूज करना है, वेक्टर मीन कैरियर के तौर पे, कुर्सी के तौर पर, ठीक है। और साथ ही बच्चों हमने फॉरियन जीन ले ली। ये बच्चों हमारी फॉरियन जीन है। व्हाट इज दिस? जीन ऑफ इंटरेस्ट। हम इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस वेक्टर के अंदर डालने की कोशिश करेंगे। कैसे कोशिश करेंगे बच्चों? इस वेक्टर को भी कट करेंगे, इस वेक्टर को भी कट करेंगे उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ हमने जीन निकाल ली है। सेम एंजाइम के साथ वेक्टर को कट करेंगे ताकि इसके अंदर भी वही वाली रिस्ट्रिक्शन साइट स्टिकी एंड पैदा हो जो जीन पे है। फिर हम इन दोनों को जोड़ देंगे। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज होगा दैट विल बी, ये देखें ये हमारी जीन है और ये बाकी का वेक्टर है। इस तरह के DNA को रिकम्बिनेंट DNA भी कहते हैं और इसको हम काइमेरिक DNA भी कहते हैं। काइमेरिक, ये जो रिकम्बिनेंट DNA तैयार हुआ इसके बाद 2 किस्म के DNA, एक वेक्टर का DNA है और एक जीन का DNA है। दोनों DNA मिल गए हैं और मिलने के बाद ये पैदा हुआ रिकम्बिनेंट DNA। इसको हम वापस एक्सप्रेशन सिस्टम में डालेंगे जो कि बैक्टीरिया ही है। आमतौर पर बैक्टीरिया ही होता है, कोई और भी चूज कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया को खूबसूरत बनाने के लिए हम बैक्टीरिया पहले जैसा ड्रॉ करते हैं। पहले जैसा हो जाओ, अब हो गया पहले जैसा कि इसका क्रोमोसोम। ये प्लाज्मिड हमने वापस डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। ये हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारी इसके कॉपी होने के साथ साथ कॉपी होगी। जब बच्चों ये 2 बैक्टीरिया में कन्वर्ट होगा बाइनरी फिजन के जरिए, तो दोनों बैक्टीरिया के अंदर बच्चों, दोनों बैक्टीरिया के अंदर हमारा प्लाज्मिड जाएगा। कम से कम एक प्लाज्मिड लाजमी होता है। प्लाज्मिड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं बैक्टीरिया के अंदर, वो तो हमारा ही फायदा है। इसकी बाइनरी फिजन से ये इसका क्रोमोसोम और ये इसका बच्चों प्लाज्मिड, कम से कम एक प्लाज्मिड लाजमी बनता है। कम से कम एक प्लाज्मिड लाजमी बनता है। सो बच्चों जितने नए बैक्टीरिया बनेंगे उतने प्लाज्मिड होंगे कम से कम, और उन प्लाज्मिड्स के अंदर बच्चों हमारी जीन होगी, हमारी जीन होगी। तो हम लोग अपनी जीन की कॉपी करवाने में कामयाब हो गए हैं, ठीक है। सर आप दूसरी साइड से लिखे, नजर नहीं आ रहा। किस साइड से नजर नहीं आ रहा? बेटे ऐसी ऐसी बात करते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। मुझे तो सारा नजर आ रहा है, हर एक चीज क्लियर है बेटे, सबको नजर आ रहा है। लें जी, तो जितनी बैक्टीरिया डिवाइड करेगा उतना हमारा प्लाज्मिड भी तैयार होगा, और जितना प्लाज्मिड डिवाइड करेगा उतनी हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डिवाइड होगी। तो हजारों लाखों जितने मर्जी जो है ना, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारी तैयार हो सकती है, ठीक है। वेक्टर वाला डिफिकल्ट है, लो जी।
सारा पढ़ा दिया, अब कह रही माशाल्लाह डिफिकल्ट है। बेटे सबसे आसान यही है, ठीक है। अगर आपको कैरियर का मतलब पता है बेटे, कैरियर क्या होता है, इसका मतलब फिर एफएससी में कुछ भी नहीं करके आया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, हालांकि एफएससी में थोड़ा बहुत भी किया हो, ये तो 10th की बुक में भी लिखा हुआ है सेम इसी तरह। चलें, हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट बहरहाल क्लोन हो चुकी हुई है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये वाला जो डीएनए था ना, ये रिकम्बिनेंट है, ठीक है। चलें, अब मैं आपको एग्जांपल नंबर 2 दे रहा हूं लैम्बडा फेज की। लैम्बडा फेज को भी यूज करके हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को कॉपी करा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमने बेटे कैरियर ही नहीं किया, इसमें भी ट्रांसपोर्ट ही है जीन की। हमने वेक्टर निकाला, जीन डाली, और इस वेक्टर ने हमारी जीन को ट्रांसपोर्ट कर दिया, कैरी कर लिया इनटू दी एक्सप्रेशन सिस्टम, इनटू दी होस्ट, ठीक है। चलें, अब लैम्बडा फेज के जरिए करके देखते हैं। ये बेटे लैम्बडा फेज है, बैक्टीरियोफेज है। आपने T2 फेज और T4 फेज पढ़ा हुआ है, एम आई राइट बच्चों? आपने T2 फेज और T4 फेज पढ़ा हुआ है बैक्टीरियोफेज के अंदर, याद आया? क्यों भाई, याद आया बच्चों? T2 फेज और T4 फेज ये वायरस होता है जो बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करता है, याद आ गया? शाबाश। इसी तरह का एक फेज लैम्बडा फेज भी होता है, ये भी वायरस है, इसके अंदर भी बच्चों डीएनए होता है। ये इसका क्या है? वायरस का डीएनए है। हम ये डीएनए बाहर निकाल लेते हैं, हम ये क्या करते हैं, हम इसका डीएनए बाहर निकाल लेते हैं। ये डीएनए हमने इसका बाहर निकाल लिया, इसके डीएनए को वेक्टर बनाते हैं, इसके डीएनए को कट करेंगे बच्चों यहां से, ये इसका डीएनए है, इसके डीएनए को कट कर देंगे यहां से। बच्चों यहां से जब इसको कट करेंगे सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ जिसके साथ हमने अपनी जीन कट की हुई है, तो यहां पर भी क्या पैदा होंगे? स्टिकी एंड, ठीक है। जो स्टिकी एंड हमने वहां प्लाज्मिड में बनाए हैं, अब वो हमने वायरस के डीएनए में स्टिकी एंड पैदा किए। जीन कहाँ है हमारी? जीन बेटा जीन किधर है? ये जीन है, दिस वन इज जीन। कट यहां पे किया और कट करने के बाद ये मेरी जीन है बेटे, जीन ऑफ इंटरेस्ट। इस जीन को यहां पे क्या कर दिया जाएगा? इंसर्ट, स्टिकी एंड के जरिए इंसर्ट किया जाएगा। आप सबको पता है स्टिकी एंड मैंने समझा दी है। अब जब ये इंसर्ट कर दी जाएगी विद द हेल्प ऑफ लाइगेज, यहां पे जो एंजाइम यूज होगा दैट इज लाइगेज, जो जोड़ता है, लाइगेट करता है। अब ये वाला डीएनए चेक करें, ठीक है। इस डीएनए के अंदर हमारी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये वाली, ये क्या हो चुकी हुई है? ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारी वायरस के डीएनए के अंदर इंसर्ट हो चुकी हुई है। मैं इसीलिए इसके अंदर यहाँ पे बॉर्डर बना रहा हूं ताकि पता लग जाए ये हमारी जीन इंसर्ट हो चुकी है बच्चों। ये देखो, ये हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये वाली जो अब वायरस के डीएनए का हिस्सा बन चुकी है। अब वापस इसको एक्सप्रेशन सिस्टम में डाल दें। आपको पता है जो ये वाला हमने डीएनए लिया था, ये कहां से लिया था? ये हमने डीएनए यहां से लिया था, ठीक है। ये खाली है, इसको वापस क्या करेंगे? इसी के हेड में डाल देंगे। लैम्बडा फेज के वायरस के हेड में हमने डीएनए वापस डाल दिया, और फिर इसने अटैक किया किसको? होस्ट को। आप सबको पता है बैक्टीरियोफेज किसको अटैक करता है? होस्ट को। ये बैक्टीरियोफेज है, इसने अटैक कर दिया और इसने अपना डीएनए अंदर भेज दिया। आपको पता है अंदर वाला ये अंदर जाकर क्या करता है? मुझे खैर बताने की जरूरत नहीं है। ये वाला डीएनए मशीनरी के ऊपर कंट्रोल संभालता है, और कंट्रोल संभालने के बाद अपने जैसी काफी ज्यादा कॉपीज तैयार करता है, और कॉपियां तैयार करने के बाद ये रिलीज हो जाता है। ये पढ़ा हुआ है ना बच्चों? तो कॉमन सेंस की बात है, हमारी जीन वायरस में है। हमारी जीन कहां पे है बच्चों? वायरस में। जितने ज्यादा वायरस तैयार होंगे, जितने ज्यादा वायरस तैयार होंगे, क्या हमारी जीन भी उतनी तैयार होगी कि नहीं? क्योंकि हमने अपनी जीन वायरस के डीएनए में डाली हुई है एज ए वेक्टर। हाँ जी,
सर 5 एंड को स्टिकी बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? बेटा यहाँ 5 एंड 3 एंड नहीं है, उसको छोड़ दें आप, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस के अलावा एक्सोन्यूक्लियस भी होते हैं, बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, आप इससे बाहर ना जाएं, ठीक है। चलें, जितने ज्यादा वायरस तैयार होंगे, क्योंकि वायरस के डीएनए में हमारी जीन भी है, तो हमारी जीन की भी क्या तैयार हुई हैं? कॉपियां। अब यहां से बच्चों हम दो चीजें हासिल कर सकते हैं प्रोडक्ट के तौर पे, या तो हम जीन ही हासिल कर लें, या हम उस जीन को एक्सप्रेस होने दें, प्रोटीन बनाने दें और प्रोटीन हासिल करें। दोनों चीजें हमारी तैयार हो सकती हैं इन द बैक्टीरिया, इन द होस्ट, ठीक है। चलें जी, इज इट क्लियर बच्चों? सो हमारा जो मेन टारगेट था, चाहे वो प्लाज्मिड हो चाहे वो लैमिडा फेज हो, उसके जरिए हमने अपनी जीन की कॉपियां तैयार करनी थी और हम जीन की कॉपियां तैयार करने में सक्सेसफुल हो गए हैं। इसकी कॉपियां तैयार करने के बाद, चाहे वो बैक्टीरियल प्लाज्मिड के जरिए किया गया हो चाहे वो लैमिडा फेज के जरिए किया गया हो, इसको अप्लाई कैसे करेंगे बच्चों? इसका फायदा हमें क्या होगा? ये सारा करने के बाद हम एक जीनोमिक लाइब्रेरी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। सर बैक्टीरिया कुर्बानी जाया नहीं गई? क्यों जाया जाएगी बेटे? जाया नहीं जाएगी, हमें हमारी जीन की कॉपीज मिल गई, ठीक है। चलें जी बेटे, आपस में बात करना शुरू हो गया तो मैं फिर आप लोगों की बिस्ती स्टार्ट करूं। चले, मैं क्या बता रहा था आपको कि हम इन दोनों तरीकों को यूज करके क्या करेंगे? जीनोमिक लाइब्रेरी तैयार करेंगे, जीनोमिक लाइब्रेरी। और जीनोमिक लाइब्रेरी के अंदर हमारी जितनी भी जीनोम्स की कॉपियां तैयार की हुई होंगी वो मौजूद होंगी। इसी दो तरीकों से जीनोमिक लाइब्रेरियां तैयार करते हैं, बैक्टीरियल प्लाज्मिड के जरिए या फिर बैक्टीरियोफेज के जरिए। इनके जो क्लोन्स होंगे वो सारे के सारे क्लोन्स मिलकर आपकी क्या बनाएंगे? जीनोमिक लाइब्रेरी। अब जीनोमिक लाइब्रेरी में से अगर आपने अपना कोई जीन निकालना है, जैसे आपने अगर लाइब्रेरी में से बुक ढूंढनी हो तो आप क्या बच्चों, लाइब्रेरी में से अगर आपने बुक ढूंढनी हो तो कैसे ढूंढते हैं? क्यों बच्चों, एक लाइब्रेरी है उसमें सारी किताबें पड़ी हुई हैं, आपने अपनी मर्जी की किताब ढूंढनी हो तो हम लाइब्रेरी से कैसे ढूंढते हैं? जल्दी से बताओ, शाबाश, जल्दी 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 बताओ, कैसे ढूंढते हैं? हाँ जी, नाम से ढूंढते हैं, सबके ऊपर टैग लगे होते हैं ना, ये बुक फलाने की है, ये फलाने की है, ये फलाने की है, हम पढ़ लेते हैं टैग, और टैग पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं? अपनी बुक निकाल लेते हैं। अब मैंने जीनोमिक लाइब्रेरी तैयार कर ली, अगर मैंने एक जीनोमिक लाइब्रेरी तैयार कर ली, जीनोमिक लाइब्रेरी जिसमें मैंने अपने जीनोम्स की या जीन्स की कॉपियां, उनके क्लोन्स रखे हुए हैं, ऑल क्लोन्स जितने भी मैंने तैयार किए हैं सारे क्लोन्स इस लाइब्रेरी में पड़े हैं। तो बच्चों मैं इस लाइब्रेरी में से अपने जीन कैसे ढूंढूंगा? इस प्लेट के अंदर बच्चों सारे जो है ना वो पड़े हुए हैं क्लोन्स, एक ये क्लोन पड़ा हुआ है, कि ये क्लोन पड़ा हुआ है, कि ये क्लोन पड़ा हुआ है, कि ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, कि ये पड़ा हुआ है, ये एक पेट्री प्लेट है। इसमें से मैं अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे ढूंढूंगा? हाउ आई विल फाइंड आउट माई जीन फ्रॉम द लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी क्या है? जीनोम की लाइब्रेरी है जिसमें आपने बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज के क्लोन जो है ना वो रखे हुए हैं। बैक्टीरियल प्लाज्मिड से जो हासिल किए हैं वो बैक्टीरियल क्लोन्स हैं, बैक्टीरियोफेज से जो हासिल किए हैं वो बैक्टीरियोफेज के क्लोन्स हैं। वो सारे क्लोन्स इसके अंदर लाइब्रेरी में मौजूद हैं जो आपने बड़ी मेहनत से तैयार की हैं। आपके पास आपकी काफी ज्यादा जीन्स की लाइब्रेरी तैयार हो गई है। हाँ जी, तो हम यहाँ पे किसी की जीन के ऊपर नाम तो लिखा नहीं हुआ, सारी इस पेट्री डिश में पड़ी हुई है जीन्स, क्लोन्स पड़े हैं, कैसे ढूंढेंगे बच्चों? हम यूज करेंगे प्रोब। प्रोब को लोकेटर भी कहते हैं, फाइंडर भी कहते हैं। प्रोब की खास बात यह है कि ये आपके जीन के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, कॉम्प्लीमेंट्री टू जीन, ठीक है, और ये फ्लोरीसेंट भी होगा, फ्लोरीसेंट, या ये क्या होगा? रेडियो एक्टिव होगा।
ये इसके दो क्या है फीचर्स हैं। जो पहला फीचर है कॉम्प्लीमेंट्री टू जीन, जिस जीन से ये कॉम्प्लीमेंट्री है, अपोजिट है, ये चुप करके ना इस लाइब्रेरी में जाके वहां अटैच हो जाएगा, खुद चुप करके। क्यों अटैच होगा? क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री, और आप सबको पता है कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस लीडर नहीं लोकेटर, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस एक दूसरे के साथ जल्दी से अटैच हो जाती हैं। लेकिन अटैच कहां पे हुआ ये भी नहीं हमें पता, अटैच कहां पे हुआ ये भी नहीं पता। तो हम इसको या तो फ्लोरिसेंट मीन कलरफुल बना देते हैं, या इसको रेडियो एक्टिव बनाते हैं, ताकि ये जैसे ही अटैच हो या कलर दे या शुआएं छोड़े। जहां से कलर निकलेगा हम समझ जाएंगे हमारा प्रोब इस जगह जाके अटैच हुआ और मेरी जीन भी इधर पड़ी हुई है। ठीक है बच्चों, मैं जगमग जगमग करेगा या ये शुआएं रेडिएशन छोड़ेगा, जो इस बात की इंडिकेशन होगी कि भाईजान यहां पे आपकी जीन प्रेजेंट है। सो पूरी लाइब्रेरी में से जीन ढूंढने के लिए आप क्या करते हैं? प्रोब यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? प्रोब। सो ये पेयर करता है, हाइब्रिडाइज करता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस की वजह से अटैच हो जाता है, अटैच हो जाता है, हाइब्रिडाइज हो जाता है, पेयर बना लेता है आपकी जीन के साथ। क्यों? क्योंकि ये जीन के एग्जैक्टली ऑपोजिट है, एग्जैक्टली। ठीक है बच्चों, और जैसे ही अटैच होगा तभी भी हमें ये हमें नजर नहीं आएगा। सो देखने के लिए हम इसको या तो फ्लोरिसेंट मीन कलर देंगे या इसको रेडियो एक्टिव बनाएंगे, ताकि ये जैसे ही अटैच हो हमारी लाइब्रेरी में से हमारी जैस जीन मार्कर भी कह सकते हैं, जीन को मार्क कर देगा, जाके जीन पे निशानी लगा देगा भाई यहां आपकी जीन पड़ी हुई है। तो इतनी छोटी जीन आपको नजर नहीं आ रही थी, आपने अपना काम आसान करने के लिए प्रोब यूज किया। इज इट क्लियर? सो अगर आपने क्लोन तैयार कर ली है, जीन की क्लोनिंग कर ली है, और आपके पास, आप साइंटिस्ट हैं, आपके पास काफी ज्यादा क्लोन पड़े हुए हैं, आपसे कोई मांगने आता है मुझे बच्चों मुझे साइंटिस्ट साहब मुझे फलानी जीन निकाल के दें, तो आप क्या लाइब्रेरी पढ़ना शुरू कर देंगे? ये इंसुलिन की जीन है, ये ग्रोथ हार्मोन की जीन है, ये ऐसी जीन है, इतनी बड़ी तो जीन है भी नहीं। तो आप क्या करेंगे? आप जी कौन सी जीन चाहिए? ये वाली। उस जीन के अकॉर्डिंग प्रोब बनाएंगे और प्रोब डालेंगे, जहां पे जगमग होगा वहीं पे ही आपकी जीन पड़ी हुई निकाल के उसको दे देंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आसान कर दिया ना आपके लिए? आसान कर दिया कि नहीं? सो कल का टेस्ट मैंने सोचा है किसका लिया जाए, किसका लिया जाए, किसका लिया जाए, चैप्टर नंबर 11 से 13 तक। ठीक है बच्चों, 11 से 13 तक। इज इट ओके? कहाँ लिखूं? जगह ही नहीं छोड़ी मैंने कहीं लिखने की, यहां लिख देते हैं। यूनिट नंबर यूएचएस का यूनिट नंबर 11 से 15 तक आपका कल रिवीजन टेस्ट होगा, क्योंकि रिवीजन वाले वर्ड ज्यादा हैं। ओके, इज इट क्लियर? ओके बच्चों, चले हम मिलते हैं फिर कल हैं। कल तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल करें। सर मैंने कब से पूछा? आप तो पढ़ा रहे थे। मैंने कब, ये क्या है? आपने कब पूछा? बेटा स्टार्ट पे पूछा था मैंने। आज जेनेटिक्स ही है, ठीक है? आज जेनेटिक्स ही है, आज जेनेटिक्स ही है, ठीक है? नो सर अभी रुकें। जी बेटे बताएं जल्दी से, क्या कहना है आपने? रुक गया हूँ, लास्ट मिनट है, जो पूछना है जल्दी से पूछना है। बेटे 11 से 15 ही होगा, जो मर्जी कर लें, ठीक है? 11 से 15 नहीं, एक काम हो सकता है 11 से 14, क्योंकि 15 तो जेनेटिक्स खुद है, ठीक है? 11 से 14 कर लें, क्योंकि 15 फिर अगले वाले रिवीजन टेस्ट में डाल देंगे, 15, 16, 17, ठीक है बच्चों? सो 11 से 14 ये अब प्यारा सा पेयर बन गया। सारे लोग मौजूद है ना बच्चों? यस, 11 से 14। जी बेटा जल्दी पूछें, आपने अभी तक मुझे ब्रेक पे रख पार्शियल एंजाइमेटिक डाइजेशन से कैसे फ्रेगमेंट बनेगा? बेटा ये फ्रेगमेंट्स कल के लेक्चर में बनाएंगे। फ्रेगमेंट्स वाला जो टॉपिक है एनालाइजिंग द डीएनए, वो कल है, ठीक है? विच सब्सटेंस कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस स्टिकी सब्सटेंस को स्टिकी बनाते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए तैयार होती हैं। ठीक है बच्चों, सो 11 से 14 हो गया, ठीक है?
लें जी, इंशाल्लाह आप मिलेंगे कल। कल तक के लिए अपना ख्याल रखें ढेर सारा और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।